माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राम राम सर। प्रश्नकाल श्री फूल सिंह मीणा। प्रश्न संख्या 147। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 1 खंड 1। जी हाँ, हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवासीय उपयोग हेतु कॉलोनियाँ बनाकर पंजीकृत आवेदकों को आवास आवंटित किए जाते हैं। आवासन मंडल द्वारा उदयपुर ग्रामीण में बनाई गई कॉलोनियों का पंचायतवार विवरण निम्नानुसार है। 1 बलीचा गोवर्धन विलास उदयपुर, 2 गोवर्धन विलास विस्तार, 3 दक्षिण विस्तार, 2 सवीना में सवीना प्रथम उदयपुर, सेकंड सवीना द्वितीय उदयपुर, 3 भुवाणा उदयपुर। खंड 2 ग्राम पंचायत भुवाणा में मीरा नगर की कॉलोनी है, जिसमें 250 मीटर लंबाई, 1.35 मीटर चौड़ाई एवं 1.5 मीटर गहरा नाला बना हुआ है। न्यास द्वारा उक्त नाले को समय समय पर सफाई किए जाने के दृष्टिगत रखते हुए इसे कवर ना करते हुए इसकी दीवार को ऊंचा करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, जिसमें इसमें मवेशियों को गिरने से रोका जा सकेगा। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा नाले, नालियों एवं सड़क की मरम्मत हेतु दिनांक 12/2/2018 को राशि रुपये 64.49 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने जो 4 साल से मैं लड़ रहा था इस हाउसिंग बोर्ड वाली कॉलोनियों के लिए और यूआईटी के जो पेराफेरी एरिया में कॉलोनियाँ बनी हुई है, उसके लिए मैं धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूं कि जो वर्षों से मांग आ रही थी और 64,49,000 रुपये आपने देकर उस जनता के लिए बहुत हित का काम किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं जनता की तरफ से भी। मगर मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि इस कॉलोनी के अंदर न तो लाइटों को देखने वाला कोई आता है, न साफ सफाई वाला कोई आता है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनके कॉलोनियों के लिए यूआईटी और हाउसिंग बोर्ड में सफाई और लाइट व्यवस्था और ये इसकी व्यवस्था करवाने का आप श्रम करवावे। ग्रहण कीजिए माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दिखने में भली कैसे ही हो लेकिन बहुत सीधे आदमी। दिखने में कैसे? दिखने में थोड़ा खतरनाक है, लेकिन मैं यूं ऊंचे बढ़िया। नहीं अध्यक्ष महोदय, डिलीट कराओ, रिकॉर्ड में जाएगा। आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगे कि ऐसे खतरनाक लोग भी सदन के सदस्य बने हैं। खतरनाक शब्द जो इस्तेमाल किया, डिलीट कराएं अध्यक्ष महोदय। पार्लियामेंट्री नहीं है, इसलिए मैं डिलीट नहीं करूंगा। कुछ लोग दिखने में, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो विद्युत व सफाई व्यवस्था की बात की है, तो मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भुवाणा योजना में विद्युत सुविधाओं के अनुरक्षण हेतु 3.37 लाख रुपए स्वीकृत किए जाकर कार्य आदेश जारी कर दिए गए। राजस्थान आवासन मंडल की भुवाणा आवासीय योजना में साफ सफाई हेतु तत्कालीन रूप से आवश्यक राशि का आवंटन राजस्थान आवासन मंडल द्वारा नगर निगम को हस्तांतरित कर व्यवस्था कराई जाने के प्रयास किए जाएंगे। इस बात का मैं अपनी ओर से आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। दूसरा जो दो ही है, पूरा प्रश्न नंबर 2 माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर और अध्यक्ष जी मैं मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। वो तो कर चुके आप। फिर और करता हूं सर, मेरे एक पानेरियों की मादड़ी के अंदर जो वर्षों से जो किसानों की जमीन लेकर उसको पट्टे नहीं दिए थे, उसके भी आपने जो इसी वर्ष पट्टे देकर जो उस किसानों के लिए जो तोहफा दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। मगर एक क्वेश्चन और है माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष जी के मार्फत मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यूआईटी की पेरापेरी एरिया में कॉलोनियां जो पंचायतों में बनी हुई है,
ग्राम पंचायत भुआना, सोबागपुरा, भोईवाड़ा, भोयों की पचोली, मनवा का खेड़ा, तीतड़ी, डाकन कोटड़ा, सवीना ग्रामीण, देवाली, बलीचा, सिसारमा और बड़ी यूआईटी की कॉलोनियाँ इतनी बन गई है जो इसमें भी यही समस्या है, जो न तो साफ सफाई वाले आते हैं, न कोई लाइटों की और न रोड नालियों का होता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये शहर नगर निगम के पास में ये बची हुई वास्तव में कन्वर्ट कॉलोनियां हैं और शहर के लायक कॉलोनियां बन गई है, मगर पंचायत के पास बजट नहीं होने की वजह से ये सारी सुख सुविधा मिल नहीं पाती है, संसाधन की कमी होती है, पंचायत ये काम कर नहीं पाती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत में मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इन कॉलोनियों को नगर निगम में जोड़कर ये सारी सुख सुविधा दिलाने की कृपा करावे। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि भुआना आवासीय योजना और इसके आसपास की योजनाओं को जो पेराफेरी में जो गांव है नगर निगम की सीमा में सम्मिलित करने के लिए जिला कलेक्टर से परीक्षण प्रस्ताव प्राप्त कर लिए जाएंगे और मैं विश्वास करता हूँ आने वाले समय में उसके इसमें शामिल करके और इनकी जो समस्याएं हैं सफाई की, विकास की, उसको दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। पूरक प्रश्न रामलाल शर्मा, ये उदयपुर ग्रामीण से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इधर उधर नहीं मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उदयपुर जिले के अंदर हाउसिंग बोर्ड ने कई जमीनों को अबाप्त करने की प्रक्रियाधीन है। अब ना तो प्रक्रियाधीन होने के बावजूद हाउसिंग बोर्ड ने अभी तक उनको डेवलप करने का काम किया और न उनका अबाप्ती से मुक्त करने का काम किया। क्या हाउसिंग बोर्ड भविष्य के अंदर इस प्रकार की जो अबाप्त की हुई आपकी ज़मीन है उनको विकसित करने का विचार रखते हैं या उनको डीक्वायर करने का विचार रखते हैं? राजी मैं बोलूँ सर? दे दीजिए जवाब। उदयपुर जिले का पूछ लिया इसने, आपके पास हो तो। अध्यक्ष महोदय, उदयपुर का नहीं पूरे राजस्थान का प्रश्न है। इनके मन में तो चोमू एयर बॉल उदयपुर के नाम से रहे, लेकिन मैं अब वो पुराना चोमू नहीं रहा है जी, अब पुराना चोमू नहीं रहा है, पुराना रामलाल जी का चोमू हो गया। रामलाल जी ने चमकाया है। बात कैसे जानते हो? मन की बात मेरे मित्र हैं, छोटे भाई हैं मेरे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान आवासन मंडल ने सिर्फ उदयपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में जो भी जमीन एक्वायर की है उसका हम परीक्षण करा लेंगे और आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से, चूंकि अभी हमने 11 कॉलोनियां नहीं हम लॉन्च कर रहे हैं और प्रयास इस बात करके गरीबों को मकान मिले, आवश्यकता नहीं होगी तो उस पर विचार करेंगे। दूसरा पूरक प्रश्न श्री दलीप चंद डांगी। आपके द्वारा मंत्री जी के, मैं यूआईटी पेराफेरी में मेरे गांव आते हैं, वहाँ कोलानी और पट्टे के उदयपुर ग्रामीण से संबंधित कीजिए। बेदला पास ही है, वो पास में ही पेराफेरी में, बावड़ा के पास में। पास नहीं, हाँ। बिल्कुल उस पेराफेरी पास नहीं। बिराजी बेदला ग्रामीण पास में नहीं बैठे, नहीं बैठे नहीं। पेराफेरी पास में आता है, ग्रामीण एरिया ही है, उसमें पेराफेरी में पट्टा देने की व्यवस्था की जाए। साहब इसको भी शामिल कर लेंगे इसको। ठीक है, ठीक है। भंवर सिंह, शंकर सिंह जी राजपुरोहित, ये तो उससे संबंधित है, उदयपुर ग्रामीण से। आप क्या बिराजी। अगला प्रश्न श्री भंवर सिंह। पर्सन संख्या 2920 पर्सन संख्या 148। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड नंबर 1 पॉलिसी फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन स्कूल एजुकेशन 2017 के अंतर्गत अनुमति दी गई थी, परंतु आदेश दिनांक 7 फरवरी 2018 द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता नीति 2017 के क्रियान्वयन को विभिन्न संगठनों से प्राप्त ज्ञापन, आपत्तियों, सुझावों पर विचार कर राज्य सरकार को अनुशंसा किए जाने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति की अनुशंसा प्राप्त होने एवं अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेने तक सार्वजनिक निजी सहभागिता नीति 2017 के क्रियान्वयन को स्थगित किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। प्रदेश में निजी क्षेत्र के संचालन हेतु अभी तक कोई राजकीय विद्यालय निजी पार्टनर को नहीं दिया गया है। खंड 2 राजकीय विद्यालयों को पीपीपी मोड पर दिए जाने के उद्देश्य, कारण, आधार, पॉलिसी फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन स्कूल एजुकेशन 2017 के
बिंदु संख्या 1 व 2 पर उल्लेखित है, जिसकी प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। पूरक प्रश्न नंबर 1। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल जो प्रश्न था मंत्री महोदय से, उस मूल प्रश्न में पीपीपी मोड पर दी गई विद्यालयों की सूची व उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की संख्या विद्यालयवार पूछी गई थी, जिसका संख्यात्मक विवरण मंत्री महोदय के द्वारा जवाब में उल्लेख नहीं किया गया है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में जो विद्यालय पीपीपी मोड पर दिए जाने प्रस्तावित थे प्रदेश में 300 विद्यालय, उनकी छात्र संख्या, शिक्षकों की संख्या, भवन की स्थिति क्या थी और इन विद्यालयों में जो पीपीपी मोड पर दिए जाने हैं, उन विद्यालय में जो पीपीपी मोड पर दिए जाने का इन्होंने माननीय मंत्री महोदय ने विवरण दिया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि क्या प्रदेश के 300 विद्यालय ऐसे विद्यालय हैं जहां छात्र छात्राओं की संख्या कम थी, उनको पीपीपी मोड पर दिया गया है, अथवा छात्र छात्राओं की संख्या ज़्यादा थी, उनको पीपीपी मोड पर दिया गया है? राजी माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अभी तक एक भी दिया गया नहीं है और हमने संपूर्ण आपत्तियों और ज्ञापनों पर हमने समिति का गठन किया है, मुझे लगता है बाकी जो जानकारियां इन्होंने मांगी हैं वैसे तो उसका कोई आवश्यकता नहीं लगती, फिर भी मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूँगा कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कमिटेड है। इसीलिए पिछले आपके शासन के 5 वर्षों में केवल रमसा या माध्यमिक शिक्षा में केवल 288 करोड़ रुपए खर्च हुए मात्र, जबकि हमारे 4 सालों के अंदर 1600 करोड़ से अधिक हम लोग इस पे खर्च कर चुके हैं। और यदि इसमें एसएसओ को भी गिनूंगा तो 1200 करोड़ और 2898 करोड़ रुपए हमने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया। इसीलिए शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ी। वही उसी पे आ रहा हूँ, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ने में हम चाहते हैं गुणवत्ता और बढ़े। फिर हमें लगा कि जो आरटी के अंतर्गत हम कमज़ोर विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का प्रावधान है, असुविधाग्रस्त और दुर्बल वर्ग के, उसके लिए देख रहा हूँ कि हर साल उसके अंदर ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं और सरकार उसमें प्रति विद्यार्थी का पेमेंट करती है। तो इसी प्रयोग को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में केवल ऑटोनॉमी पढ़ाई की देने हेतु हमने मात्र 300 स्कूलों का सिलेक्शन एक बार किया। उस सिलेक्शन में भी बहुत सारी सावधानियां बरती हैं। मुझे ध्यान है, यदि माननीय सदस्य उसको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ ध्यान में आएगा कि राजस्थान के अंदर 65,000 से अधिक स्कूल हैं, उसे 13,685 टोटल सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिविजनल हेडक्वार्टर के स्कूलों को अलग किया और उसके साथ टोटल सेकेंडरी स्कूलों को अलग किया। जिन स्कूलों को सरकार आदर्श स्कूल बनाना चाह रही है, जो प्रक्रिया में है, उसको हमने इससे दूर रखा और साथ के अंदर केवल 866 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे डिस्ट्रिक्ट में, उसको अलग किया। केवल बैलेंस 2527 स्कूल ऐसे बचे जिनके अभी भी किसी इस सारे प्रक्रिया में नहीं आ रहे थे, उनमें तत्काल कहीं ना कहीं क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए केवल प्रयोग पर किया। और प्रयोग में जो आपने क्वेश्चन पूछा सिलेक्शन ऑफ स्कूल्स, वो मैंने कहा उसमें 2-3 बातों को ध्यान रखा। एक तो 2011 की सेंसस, क्यों जब स्कूल को अच्छा बनाना चाह रहे तो हम बच्चों की उपलब्धता तो चाहिए। यदि बच्चे ही वहाँ पे ढाणी है, उस बच्चे ही नहीं होंगे तो फिर वहाँ पे उसको क्वालिटी एजुकेशन किसको देंगे? इसलिए हमने कहा, लेकिन एक जो स्कूलों की सिलेक्शन भी किया उसमें ऐसी 2011 की जनसंख्या जहाँ पर बच्चों की उपलब्धता हो और साथ के अंदर वहाँ पे लैंड भी उपलब्ध हो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। यदि भूमि नहीं है तो वो उसको जो 75 लाख रुपए का जो उसमें प्रावधान एक रखा गया हुआ था तो उसको किस प्रकार बनाता। इन सारी बातों को देख के, और स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या भी आपने पूछी है, मुझे उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। उसमें 233 300 स्कूलों में ऐसे हैं जिनमें 300 से कम 400 से कम वाली संख्या है। केवल 400 या 350 से ज़्यादा के केवल 16 स्कूल हैं। तो बाकी किसी में 150 भी है, किसी में 250 भी है,
ये अलग अलग संख्या के स्कूल्स हैं। और जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पूछा, लगभग 258 स्कूल ऐसे हैं जिनमें पढ़ाई के लिए जो आवश्यक कमरे हैं उससे भी कम कमरे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सोचा, लेकिन आज भी मैंने जब सदन में कहा कि कई मेरे पास लगभग 165 इस पर ज्ञापन आए, 650 से अधिक पोस्ट कार्ड आए, इन सारी बातों में विचार करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। उसके आधार पर समिति का गठन हुआ है। आपको भी और कोई सुझाव या कोई देने हो, वह भी सादर आमंत्रित हैं। हम सारे सुझावों पे विचार करके और तब जो है इस पे सकारात्मक विचार करके निर्णय लेंगे। पूरा प्रश्न नंबर 2। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है राजेंद्र जी। आरटी सरकार जब से ये सरकार बनी अध्यक्ष महोदय, पहले आरटीडीसी को पीपीपी पे दिया, फिर रोडवेज को पीपीपी पे दिया, फिर कृपया शांत रहे, कृपया शांत रहे। फिर बिजली को पीपीपी पे दिया, फिर चिकित्सा को पीपीपी पे दिया, अब शिक्षा अब शिक्षा। मदन जी आप शांति रखिए। ये पूरी मुझे लगता है ये पूरी सरकार धीरे धीरे पीपीपी की तरफ जा रही है। शिक्षा को और चिकित्सा को अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में कीजिए आप सवाल। अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा शिक्षा शिक्षा के बारे में और चिकित्सा का नहीं है संबंध। शिक्षा मेरा निवेदन था कि शिक्षा मंत्री दे रहे हैं जवाब, आप उसका जवाब दीजिए कि जो ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो आम आदमी के लिए जरूरी है, उनको भी अगर पीपीपी मोड पर ये दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के 300 विद्यालयों को मंत्री महोदय ने अभी जवाब में बताया कि ये 300 विद्यालय थे जो प्रारंभिक तौर पर पीपीपी मोड पे दिए जाने के लिए इन्होंने प्रस्तावित किए थे और टेंडर प्रक्रिया भी इन्होंने मांग ली थी। इसमें बीकानेर जिले के 7 विद्यालय थे, उसमें नोखा का जो चाचा नेहरू माध्यमिक विद्यालय है उसमें 450 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। और अभी गत साल ही सवाल कीजिए। मैं मंत्री महोदय से सवाल करना चाहूँगा कि गत साल ही 37 लाख रुपए भामाशाहों ने खर्च करके और भामाशाहों के द्वारा जमीन देकर के एक सुंदर स्कूल बना दिया गया था। 400 से भी ज़्यादा बच्चे उस चाचा नेहरू सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। वहीं साईंसर, कक्कू, मानियाना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाना, डूंगरगढ़ राजकीय माध्यमिक विद्यालय हापासर, लूणकंडसर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रायसर, बीकानेर, ये तमाम जो बीकानेर जिले के 7 विद्यालय थे जिनको पीपीपी इन्होंने देना प्रस्तावित किया, उसके खिलाफ जिस दिन इन्होंने आदेश निकाले लगातार तालाबंदी रही अध्यक्ष महोदय। और वहाँ शिक्षा निदेशक के आश्वासन के बाद करीब 10-15 दिन बाद वो तालाबंदी खोली गई। और अब चूंकि मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से कमेटी बना दी अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं सवाल पूछो आप। अध्यक्ष महोदय सवाल पूछिए आप। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल मंत्री महोदय से यही है कि एक पूरा प्रश्न और नया होता, उतना समय केवल भाषण दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार पहले निर्णय लेती है, फिर जनता का विरोध होता है पीपीपी मोड पर देने का। तो मेरा सवाल पूछिए आप। मेरा सवाल यही है। अगला सवाल अध्यक्ष महोदय, मेरा एक मिनट सवाल पूछना, एक मिनट, मेरा सवाल यही है कि क्या सरकार पीपीपी मोड पर दी गई स्कूलों को वापस लेना चाहती है अथवा नहीं? बैठिए, अरे बैठिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को जानकारी दूं, जिस गुणवत्ता की चर्चा करते हैं, पिछले 5 सालों में आपका नामांकन सरकारी स्कूलों में जिस प्रकार से बढ़ा है, परीक्षा परिणाम जिस तरह से इंप्रूव हुए हैं, ये सरकार की मंशा को जाहिर करते हैं। 12 लाख तो केवल सेकेंडरी सेटअप में नामांकन बढ़ा है। और इसके अलावा सवाल है कि दूसरी बात कर रहे हैं। आपने तो जवाब आने दीजिए। आपको उसी से तो पीपी मोड में आऊंगा। जवाब आने दीजिए। आप उसी पे तो पीपी मोड में क्यों आए, ये गुण आपको बताऊंगा तभी तो पहले क्या क्या हो रहा है। इसीलिए सरकार चाहती है, आपको ध्यान होगा कि गार्गी पुरस्कार में केवल 20-25 हजार बच्चियां आपके समय रहती थी, आज 1,26,000 बच्चियां 75% से अधिक आई हैं। तो ये जो गुणवत्ता में सुधार है, सरकार की मंशा है कि गुणवत्ता में तीव्र गति से सुधार हो। इसके आधार पे हमने आदर्श स्कूल, उत्कृष्ट स्कूल सब किया है, उसी के तहत ये प्रयोग के तौर पे किया। फिर भी मैंने स्कूलों में जो आपने कहा
संख्या होगी तो अधिक संख्या कोई तो गुणवत्तापूर्ण मिलेगी, इसलिए संख्या का कोई क्राइटेरिया नहीं। हमने सारा उसमें पेनल्टी से लेकर के इतनी सारी रखा है। 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं दी जा रही थी, न दी जाएगी। ये सरकारी जमीन थी, सरकारी जमीन रहेगी। हमने तो केवल उनको ऑपरेटिव ऑटोनॉमी का उसे प्रावधान था। ये जो आया 12,000 करोड़ और अरबों की जमीन, कहीं भी ये सारी स्कूलों की जमीन सरकार की है, सरकार की रहेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। ये प्रावधान था, केवल भ्रम फैला जा रहा था। मुझे कहा गया कि 15,000 स्कूलों के अध्यापकों के पद खत्म होंगे, केवल इन स्कूलों में 3,600 ही पद स्वीकृत हैं। इसीलिए फिर भी जैसा आपने कहा, जो स्कूलों को कहा अलग अलग हमने क्लस्टर वाइज किया, और उस पे प्रावधान यदि ढंग से प्रावधान पड़ेंगे तो मुझे लगता है शायद आप भी उस पर विचार करने के लिए बाध्य होते। ये एक प्रयोग के लिए सुझाव आया, प्रयोग के बस आपके सामने आए, अब उसमें इतने सारे सुझाव और पोस्ट कार्ड आए। मैंने आपको भी आमंत्रित करता हूं, यदि कोई भी पढ़ करके कोई पॉजिटिव सुझाव आप भी देंगे तो सरकार उस पर सकारात्मक विचार करेगी। पूरा प्रश्न नंबर 1 कानूनी मंत्री महोदय, मिस्टर मंत्री अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि इसको वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे? आएगा, बैठिए आप। नहीं, कामिनी जिंदल सवाल नंबर 1 हो गया, नहीं करना। जोगाराम पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बैठिए। मैं हाँ, कृष्णा राम जी आप पूछिए। मेरे से टाइम धक्का मार मार निकाला और मैं आस करे बैठा है कि बीजेपी रो राज आवे और मैंने वापस ले। कोई धौलपुर बैठे है, कोई अजमेर बैठे है, कोई दूर बैठे है। इस वास्ते मंत्री जी निवेदन कराना कि 50-60 हज़ार रुपया ने सालाना मिले बैठे है तो बैठे है, मतलब आ तरह के सही कौन। इस वास्ते मेरा निवेदन है कि 3rd ग्रेड टीचर ने जल्दी ट्रांसफर कर। ये तो क्वेश्चन का है जो है जोगाराम पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, पीपी मोड पे जो अभी आपने पैरामीटर्स जो तय किए हैं, इसमें सिलेक्शन कमेटी कौन है? विद्यालयों का चयन कौन करता है, किन किन आधारों पर करता है? कई जगह ऐसे पाए गए हैं कि जहां बिल्डिंग आवश्यकता से अधिक बड़ी हुई, उनका भी कहीं सिलेक्शन हो गया है। इसलिए सिलेक्शन अथॉरिटी कौन है और किन किन आधारों पर इनका सेलेक्ट करती कर पाए, ये बताने कृपा करें। जी माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जो इसकी नोडल एजेंसी है वो अपना ये सेकेंडरी एजुकेशन इसका डिपार्टमेंट है, और उसके अंदर हमने नोडल एजेंसी बनाई है राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये नोडल एजेंसी। और इसके साथ में स्टेट लेवल अप्रेजल कमेटी, वो 11 सदस्य है, वो इसमें सारा करती हैं। और वो जो कमेटी है वो एम्पावर्ड है कि किस प्रकार से स्कूलों का सिलेक्शन किया जाए। जो आपने कहा उसे मैंने कहा कि लगभग 253 स्कूल ऐसे हैं जहां भी अभी 10 कमरों या आवश्यकता के कमरों से कम कमरे उपलब्ध हैं। और दूसरा, जो एजेंसी को केवल कमरे बनाने के लिए नहीं थे, उसको सारी फैसिलिटीज भी उपलब्ध करानी थी, चाहे वो कंप्यूटर लैब हो, चाहे अदर फैसिलिटीज हो, उस सबके पे 75 लाख रुपए का प्रावधान था। लेकिन इसलिए जो उसको सिलेक्शन किया उसमें कई क्राइटेरियाज देखने पड़ते हैं, उस सबको देखा। लेकिन सरकार की मंशा एक ही है कि राजस्थान के दूर दराज ढाणी और गांव में रहने वाले बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं, सरकार के स्तर पे भी प्रयत्नशील हैं, कुछ प्रयोगों पे भी किए हैं, लेकिन प्रयोगों को भी हम खुले मन से, मैंने कहा कि हमने सुझाव आमंत्रित किए और वह आपको सकारात्मक उस पर हम विचार करेंगे। तीसरा पूरक प्रश्न श्री अर्जुन लाल जीनगर। श्री अर्जुन लाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्जुन लाल जीनगर। माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्जुन लाल जीनगर। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। बैठिए। मंत्री जी 50-60 हज़ार रुपए मांग रहे हैं हर टीचर के ट्रांसफर के। मिस्टर बेनीवाल, तो ये बात तो क्लियर तो करो, क्या बात थी? मिस्टर बेनीवाल, पर बैठिए। अध्यापक 50। मिस्टर बैठिए। ये बार-बार खड़े हो जाना क्या मतलब है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि ये पीपीपी मॉडल पे जो विद्यालय दिए गए हैं उनका चयन का आधार क्या है, और शिक्षण कार्य में हमारे सरकारी विद्यालयों के अंदर जो अध्यापक कार्यरत हैं उनकी गुणवत्ता पर कोई संशय है, इसलिए पीपी मॉडल पर दिए जा रहे हैं? और नहीं, और इसके बाद जो पीपी मॉडल पर जो लगेंगे, कोई बात नहीं, रोक दिया, जो लगेंगे, जो भविष्य में लगाओगे तो उनका चयन का आधार क्या रहेगा? बोलने दिया रखो, ये बोलने नहीं देना होगा। जी पीछे मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ
बोलोगे? बोलने दो ना, बोलने दो ना, बोलने दो ना। अरे सरवण जी, आप बोलने नहीं दे रहे उनको। सरवण जी आत्मा को दबा रहे हो क्या? सरवण जी आत्मा को दबा रहे हो? सरवण जी पार्टी का मीटर आपका मीटर। सरवण जी विश्वास नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ। अच्छा आप तो प्रतिपक्ष के नेता से पूछो, आज अखबार में छपा है 3-3 करोड़ के सट्टे लगे हैं, उनकी बात करो आप। तो जिनके सट्टे लगे उनकी तो बात नहीं कर रहे हो और हमारी बात करो। हम तो अच्छा काम करने के लिए बैठे हुए हैं और अच्छा ही करके दिखाएंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन आप तो अपनी सोच लो, ठीक रहेगा। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने कहा कि हमने इसको स्थगित किया है, इसके लिए कमेटी बनी है, तो उसके बाद के सारे संशय निश्चित निराधार हैं। तो कमेटी इस सारे सुझावों पर सकारात्मक ढंग से विचार करके अपने वहां सरकार में प्रस्तुत करेगी। अगला सवाल श्री ललित कुमार। श्री ललित कुमार, प्रश्न संख्या 149। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 बारां जिले के किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस सेवा के कुल 5 तथा 104 जननी एक्सप्रेस सेवा के कुल 5 एम्बुलेंस वाहन संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। जी हां, उक्त सभी 108 एम्बुलेंस व 104 जननी एक्सप्रेस वाहनों पर सेवा प्रदाता कंपनी जीवीके EMRI के माध्यम से पर्याप्त वाहन चालक उपलब्ध हैं, जिनकी विवरण परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। खंड 2 बारां जिले के किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में 108 एवं 104 एम्बुलेंस सेवा के वाहनों पर कार्यरत चालकों का सेवा अवधि सहित विवरण परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। प्रत्येक वाहन चालक को प्रति माह ₹10,592 CTC के अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा भुगतान किया जाता है। उक्त वाहन चालकों के वेतन वृद्धि संबंधित निर्णय सेवा प्रदाता कंपनी के क्षेत्राधिकार में है। खंड 3 जी नहीं, किशनगंज आदिवासी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भंवरगढ़ व बजरंगगढ़ के निकट कैलवाड़ा, किशनगंज व लाहरगढ़ में 108 एम्बुलेंस और 104 जननी एक्सप्रेस वाहन संचालित है, जिनके द्वारा आपातकालीन स्थिति में अपनी लोकेशन के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भंवरगढ़ व बजरंगगढ़ क्षेत्र में भी सेवाएं प्रदान की जाती है। सूची परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। प्रश्न नंबर 1। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो उत्तर दिया है कि बारां जिले के किशनगंज शाहबाद में 108 की 5 एम्बुलेंस और 104 जननी एक्सप्रेस की 5, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो आपने जवाब दिया है परिशिष्ट अ पे, इसमें PSC समरानिया में 108 एम्बुलेंस आपने इसमें दर्शाई है, जबकि इस पे 104 एम्बुलेंस अभी वर्तमान में जननी एक्सप्रेस है, और जो 104 शाहबाद में है आपने इसमें दर्शाई। इसमें ये 108 ये जो जवाब दिया है, ये मैं एक बार आपको निवेदन करूं कि ये दोनों में 104 और 108 इसमें दोनों में अलग है। और मैं इसके साथ साथ ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा इनके जो कर्मचारी इनका वेतन बढ़ाया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि 10,500 रुपये CTC के अंतर्गत दिए जाते हैं, परंतु वर्तमान में इनके PF और हमारे PF की कटौती करते हुए 2,892 रुपये इनके काटे जाते हैं और वर्तमान में 7,700 रुपये इनके दिए जाते हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है कि जब इस कंपनी को सेवा प्रदाता कंपनी को MOU हुआ, उस समय 10% वृद्धि प्रत्येक वर्ष ये MOU हुआ था, तो कितना वेतन हमने जब से MOU हुआ है तब से अभी तक वर्तमान में हमने किया है और कितना कितना किया है, ये बताने का श्रम करें। माननीय मंत्री महोदय। देखिए, जो सेवा प्रदाता कंपनी है इसमें पोजीशन और इमरजेंसी, ये अपने बेसिक में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन को 5,746 और पायलट को 5,746 और अटेंडेंस इंसेंटिव 200 रुपये इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और पायलट को 200 रुपये और ग्रेचुइटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन को 3,414 और पायलट को 3,114।
ये सॉरी ग्रेचुइटी 277 और 277 और शिफ्ट स्प्रेड ओवर अलाउंस 3,414 और 3,114, EPF 756 और 756 और ESI 445 और पायलट के 431, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी PAP 10 और 10 और GTLI 58 और 58, मंथली CTC इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन को 10,906 और पायलट को 10,592 और इनके जो हाथ में आता है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन को 8,506 और पायलट को 8,211। पूरक प्रश्न नंबर 2। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल मंत्री जी से ये जवाब मैं पूछना चाहूँगा कि हमारा जब सरकार से MOU हुआ है उस दिन से अब तक हमने कितना 4 सालों में कितना वृद्धि इनके वेतन में किया। दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि भंवरगढ़ और बजरंगगढ़ जो PSCs है इन दोनों पे आपने दूरी के हिसाब से 108 और 104 जननी उपलब्ध कराई जाती है। इसमें मैं आपको निवेदन करूं कि आपने दूरी के हिसाब से इसमें जवाब दिया। मैं कहूं इन पे जो हमारी जनसंख्या और जो केसेस आते हैं, बजरंगगढ़ में जो जनसंख्या है वो 10,500 का भार कवर करती है। इसमें जलवाड़ा PSC जो नाहरगढ़ में लगती है उसका भार भी कवर करती है और जो OPD है बजरंगगढ़ का वो 300 से 400 लगभग प्रवास हमारे उस पर डिलीवरीज होती हैं। वहीं भंवरगढ़ जो हमारे PSC है वो उस पर 23,000 की पॉपुलेशन है, उस पे 550 हमारे डिलीवरीज होती हैं। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप बजरंगगढ़ या भंवरगढ़ दोनों PSC पे 108 या 104 हमारे चालू करने का विचार रखते हैं क्या? क्योंकि शहरी या आदिवासी क्षेत्र होने के नाते वहाँ पे हमारे बहुत आवश्यकता है। इसलिए मेरा आप सरकार से मंत्री महोदय से निवेदन है कि 104 या 108 की आप घोषणा करके बताएं। जी माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पहला पूरक प्रश्न पूछा है MOU अनुरूप कंपनी को 10% अभी दिसंबर 2017 के बाद ही बढ़ाया गया है। कंपनी द्वारा अपने सेवा नियमों में के अनुरूप वेतन में वृद्धि की जाती है। और दूसरा आपने जो पूछा कि ये 12 जिले में 104 जननी एक्सप्रेस सेवा के 18 वाहन संचालित है और इससे अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक 26,705 फेरे लगाए गए हैं। भंवरगढ़ और बजरंगगढ़ क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए बजरंगगढ़ क्षेत्र में 104 जननी एक्सप्रेस वाहन लगाए जाने का प्रयास किया जाएगा। पूरक प्रश्न नंबर 1 क्या श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल। महोदय, आपके माध्यम से सम्मान्य मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगी, प्रदेश में ऐसी कितनी एम्बुलेंस है जिनमें ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है? क्योंकि लगातार 108 104 की बात कर रही हूँ, सब मेरी आंखों के सामने एक पेशेंट ने दम तोड़ दिया, इसीलिए आज मैं इस प्रश्न को आपसे पूछ रही हूँ। किशनगंज साहब के बारे में पूछिए, जनरल नहीं, किशनगंज साहब के बारे में पूछिए आप। बारह आपको 108 104 के बारे में पूछ रही हूँ ना साहब। किशनगंज साहब के बारे में 108 104 ऐसी कितनी है जिनमें ऑक्सीजन की व्यवस्था? किशनगंज साहब के बारे में पूछिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं 12 का ही पूछना चाहती हूँ कि 12 जिले में इतनी कितनी एम्बुलेंस है जिनमें ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है और 2 वर्ष में इतने ऐसे कितने पेशेंट हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ दिया जब उन्हें किसी चिकित्सालय से दूसरे चिकित्सालय में रेफर किया जाता है और जब उन्हें उठाकर एम्बुलेंस में सुलाया जाता है, ले जाया जाता है, तो आप देखिए वहाँ पता लगता है पेशेंट के परिजन को कि इसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि मेरी आंखों के सामने एक ऐसा मैटर हुआ था, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ क्या उन सभी एम्बुलेंस को हम चेंज करने का सरकार विचार रखती है जिनमें एम्बुलेंस ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है। 104 में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होती क्योंकि वो केवल डिलीवरी के काम आती है। और यदि कहीं पर आपको कोई शिकायत मिलती है तो आप स्पेसिफिक शिकायत दीजिए, उस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा प्रश्न श्री निर्मल कुमावत। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से सिर्फ इतनी जानना चाहूँगा कि जो 108 एम्बुलेंस समय पार हो गई, अवधि पार हो गई, बार बार गैरेज में जाती है, क्या वहाँ नया आप रिप्लेस करेंगे? दूसरा, ये इमरजेंसी सर्विस है,
हमारे ड्राइवर और जो मेडिकल स्टाफ है उसके बैठने की रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती, उसको हर समय ड्यूटी करनी होती है, कभी थाने में खड़े होती है, कभी हॉस्पिटल में होती है। तो क्या एक समुचित व्यवस्था उसके लिए कर सकते हैं हम कि वो सही सर्विस करें अपनी, उसके लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं? देंगे जो 108 एम्बुलेंस खराब हो जाती है उनको रिप्लेस करने की व्यवस्था है। अभी पिछले 3 वर्षों में 200 नए 108 एम्बुलेंस लगाए गए हैं। तो यदि जो खराब हो जाती है उसको हटा देते हैं और उसकी जगह नई लगा देते हैं। तीसरा प्रश्न श्रीमान सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से तीसरा प्रश्न हो गया। हाँ, आप बोलिए। हाँ, आप पूछिए। अरे आप पूछिए। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो हमारे इन ड्राइवरों को जो पेमेंट मिलता है सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा, आप कह रहे हैं कि उनको 8,000 रुपये मिलता है और उनको कंपनी 1,000 रुपये काट के देती है। किशनगंज शाहबाद से संबंधित ही है, किशनगंज शाहबाद से संबंधित ही है, उनसे संबंधित ही है कि उनके बारे में इस प्रकार की कोई जांच कराए कि क्यों वो किस बात का काटती है पैसा। जी देखिए, MOU के अनुसार जो तनख्वाह दी जाती है उसमें कहीं पर कोई आपको शिकायत है तो शिकायत स्पेसिफिक कीजिए, उसका निश्चित रूप से जवाब देंगे। अगला प्रश्न 150 स्थगित। प्रश्न 151 श्री जोगाराम पटेल। प्रश्न संख्या 151 माननीय अध्यक्ष महोदय। बिंदु संख्या 1, भारत सरकार द्वारा पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत दिव्यांगता की श्रेणियां बढ़ाकर 21 की गई हैं। श्रेणीवार दिव्यांगता की सूची संलग्न परिशिष्ट आ पर उपलब्ध है। नंबर 2, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 जून 2017 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविरों का आयोजन 3 चरणों में किया जा रहा है। उक्त शिविर के प्रथम चरण अंतर्गत सभी 21 श्रेणी के संभावित विशेष योग्यजनों का पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करवाया गया। उक्त अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत पूर्व में 5 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी के विशेष योग्यजनों का ही प्रमाणीकरण किया जा रहा था, परंतु भारत सरकार द्वारा दिव्यांगता की सीमा मूल्यांकन के उद्देश्य से 5 जनवरी 2018 को जारी दिशा निर्देशों की पालना में वर्तमान में 21 प्रकार की दिव्यांगता का प्रमाणीकरण करवाया जा रहा है। नंबर 3, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर 2017 के तहत जोधपुर जिले में 24 सितंबर 2017 तक 20,107 संभावित विशेष योग्यजनों को का पोर्टल के माध्यम से पंजीयन करवाया गया। 12 दिसंबर तक 2,525 विशेष योग्यजनों का प्रमाणीकरण किया गया। दिनांक 9 फरवरी 2018 तक जोधपुर जिले में कुल 48,373 संभावित विशेष योग्यजनों का ऑनलाइन पंजीयन किया गया तथा पंजीकृत में से 7,504 विशेष योग्यजनों को निष्ठता प्रमाण पत्र जारी किए गए तथा 37,671 आवेदन लंबित हैं। पंचायतवार समितिवार संख्या सूची संलग्न परिशिष्ट बा पर उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 1 माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने जिलावार कोई टारगेट तय किया है इतने योग्यजन का प्रमाणीकरण और रजिस्ट्रेशन करना? पहले रजिस्ट्रेशन और फिर प्रमाणीकरण करना जरूरी है। अगर जिलेवार कोई टारगेट नहीं है तो किस आधार पर इनका आइडेंटिफिकेशन होता है? वो स्वयं चला कर आते हैं या सरकार का कोई प्रतिनिधि या सरकार के अधिकारी या जनप्रतिनिधि को वहाँ तक लाते हैं? एक दूसरा, इससे संबंधित मेरा जो मुख्य आधार ये है कि टोटल आपने जोधपुर जिले में 20,000 का रजिस्ट्रेशन किया है और प्रमाण पत्र अभी 2,525 का ही दिया है, तो रिमेनिंग जो आपके पास पेंडिंग 37,000 पेंडिंग है, उनका कब तक प्रमाण पत्र मिल जाएगा? राजी माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, लूनी से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, उसमें हमने जिला वाइज कोई टारगेट तय नहीं किया। केवल एक ही उस पूरे अभियान के पीछे उद्देश्य था कि राजस्थान में अलग अलग समय में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के कितने केस हैं इसका कोई डाटा उपलब्ध नहीं था। तो ये पूरा सर्वे करके सारा हम इस तरह का एक अभियान चलाएं जिसमें कितनी तरह की दिव्यांगता के कितने केस कहाँ हैं इसकी एक जानकारी हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए पूरे इस अभियान की योजना बनाई गई, इसको शुरू भी किया गया। इसलिए हमने इसको 3 चरणों में शुरू किया।
1 जून से इस अभियान की शुरुआत की, जिस में प्रथम चरण में इनका रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया। दूसरे चरण में इन सबको हम आइडेंटिफिकेशन कर मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे और तीसरे चरण में इनको हम इम्प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। इसमें 2016 से पहले 95 का जो एक्ट था, उस 95 के एक्ट में केवल 5 तरह की दिव्यांगताओं का उल्लेख था। 2016 का एक्ट आने के बाद केंद्र सरकार ने इसको बढ़ा करके 21 तरह कर दी। हमने जब अभियान शुरू की तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो गाइडलाइंस 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ की होनी चाहिए थी, वो डिसेबिलिटीज़ की पूरी गाइडलाइंस नहीं आई थी। 6 की जो पहले से हमारे पास उपलब्ध थे, जिनका पूरे मेजर्स थे और गाइडलाइन थी, उनके आधार पर हमने दूसरे चरण का शुरू करते हुए उनका मेडिकल सर्टिफिकेट देने का काम शुरू कर दिया। लाने की जो बात आपने कही, इसमें डिफरेंट चैनल बनाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक व्यापक अभियान है। इसमें 2 तरह की बात इस ध्यान आती है। एक तो जितने जो दिव्यांग हैं वो दिव्यांग का रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसको हमने ई मित्र पे भी दिया। स्वयं अपने कंप्यूटर के ऊपर भी कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक जनप्रतिनिधि अपने ऑफिस में बुला के भी उसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कोई स्वयं व्यक्ति किसी के पास कंप्यूटर है तो उसके ऊपर भी कर सकता है। इसका पूरा उसको एक ही हमने पासवर्ड आईडी दिया, जो पासवर्ड आईडी पूरे अभियान के दौरान चलेगा, उसको बार बार बदलने की जरूरत नहीं। फिर इसी प्रकार से सरकार की तरफ से भी एक हमने इसमें जो ई मित्र के ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा, उसका जो 30 रुपये का शुल्क था वो भी सरकार ने निःशुल्क किया कि 30 रुपये का शुल्क सरकार के द्वारा दे होगा। उस जो दिव्यांग है, उस दिव्यांग को किसी तरह का भी कोई शुल्क ई मित्र पर देने की आवश्यकता नहीं है। अपने जो मेजर्स हैं, हमने वीडियोस को सबको उनको भी कहा, इनको मोटिवेट करके अपने अपने पास के ई मित्र के ऊपर या फिर अटल सेवा केंद्र पर ला करके इनका रजिस्ट्रेशन कराने का। इस सब का परिणाम है कि सारे राजस्थान में लगभग 9 लाख से ऊपर के 15 तारीख तक, कल तक के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और ये सतत प्रक्रिया है। अभियान तो पूरा हो जाएगा, लेकिन अभियान पूरा नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति उसके जन्म के साथ भी दिव्यांगता आएगी और दुर्घटना कहीं होती है तब भी दिव्यांगता कोई भी अचीव कर सकता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभियान के समाप्त होने के साथ समाप्त नहीं होगा, उसको लगातार हम चलता रहेगा, कंटिन्यूइंग प्रोसेस रहेगा। तीसरी बात आपने जो कही कि हम सर्टिफिकेट देने की बात, आपका प्रश्न है, लेकिन मैं उसका भी आगे कि इसमें सर्टिफिकेट अब 21 तरह की, जो बाकी 16 तरह की दिव्यांगताएँ थीं, उनकी भी गाइडलाइन पिछले महीने में मिल गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से। हम मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ मिल करके पहले भी पूरी योजना इसकी बनाई है, उनका सैनिटाइजेशन किया, उनकी ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग करके कैसे कैसे करेंगे सब करेंगे। अब भी एक बार फिर मेडिकल डिपार्टमेंट के सब डॉक्टर्स के साथ सबके साथ ट्रेनिंग का प्रोग्राम करेंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे। और साथ ही क्योंकि इसमें अभी कई बहुत सुपर स्पेशलिटी टाइप की दिव्यांगता हैं जिनके एक्सपर्ट शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं मिलेंगे, इसलिए पीएससी लेवल पर जो मिल सकता है वहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, जो सीएससी पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर और मेडिकल कॉलेज तक भी हम कहीं ला करके उनको जिस तरह की दिव्यांगता होगी उनका सर्टिफिकेट मिल जाए। उसके बाद उनको इम्प्लांट्स बांटने का काम भी हम शुरू कर चुके हैं और इसको एक अभियान के रूप में हर जिला केंद्र पर इस तरह का काम करें, कैंप लगा करके इसको भी सुनिश्चित करें। जी, दूसरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत खंड संख्या 2 के बारे में माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि पहले 5 प्रकार की कैटेगरी के सर्टिफिकेट मिलते थे। अब रिमेनिंग 16 प्रकार की जो कैटेगरी है उसका भी आपका ये रिप्लाई है कि 5 जनवरी 2018 से हम उन सब कैटेगरी को सम्मिलित कर दिया और सबका प्रमाण पत्र देंगे। लेकिन मेरा निवेदन है, न पीएससी पे न सीएससी पे, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में पीएससी सीएससी है क्योंकि जिला अस्पताल बहुत कम है। वहाँ कोई भी जो डिसेबिलिटीज आपने अपनी लिस्ट में दी है वहाँ उनको आइडेंटिफाई करने वाले कोई एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है। तो जो रिमेनिंग 16 कैटेगरी की जो डिसेबिलिटीज है उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा, प्रमाणीकरण कौन करेगा और प्रमाण पत्र कब से जारी करना आप शुरू कर देंगे? क्योंकि अभी तक तो इसमें शुरू नहीं हुए हैं। कब तक आपकी प्लानिंग है कि सारे प्रमाण पत्र देना या प्रमाणीकरण करना आप शुरू कर देंगे? जी, माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी मैं उसको दोहराता हूँ, इसमें हमने पूरे इसमें 16 तरह की जो दिव्यांगताओं को बाद जो अब गाइडलाइंस आ गई हैं उन गाइडलाइंस के लिए हम मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके, क्योंकि ये अभियान पूरा विस्तृत रूप से, इसमें पंचायत राज भी है, इसमें हम मेडिकल हेड डिपार्टमेंट को भी जोड़ेंगे, नगर निकाय विभाग भी होगा और सबको मिल करके इसको अभी भी चलाए और आगे भी इन सबको हम मिलजुल करके टीम के रूप में काम करेंगे। जिस तरह की इन सबकी गाइडलाइन आने के बाद हम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का कार्यक्रम करेंगे। और ये बात सही है जो लूनी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि कई तरह की डिसेबिलिटीज़ ऐसी हैं जिनका मेडिकल सर्टिफिकेशन पीएससी सीएससी और कई ऐसी हैं शायद जिनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे भी नहीं हो सकता।
उनको हम कहीं भी, मैंने कहा पीएससी पर जो हो सकती है वहाँ सर्टिफिकेट होगा, जो सीएससी पर वहाँ होगा, और जो मेडिकल, और इसके बाद मेडिकल कॉलेज स्तर पर भी अगर किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो वहाँ तक भी ला करके मेडिकल सर्टिफिकेट देने की मंशा सरकार रखती है। केंद्र सरकार की तरफ से हमने उनको भी आग्रह किया है कि अगर इसमें कोई ऐसी हो जिसमें हमें आपके किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत हो, तो उन्होंने भी कहा है कि आप चाहेंगे तो वहाँ से भी हम किसी विशेष तरह के डॉक्टर्स को डिसेबिलिटी होगी तो उसका सहयोग भी आपको प्रदान कराएंगे। प्रश्न श्री सुखदेव सुखराम जी। माननीय अध्यक्ष जी, दिव्यांग को जो पेंशन मिल रही है वो सामान्य पेंशन की तरह मिलती है, बूढ़े व्यक्ति की तरह मिलती है। कम से कम जो दिव्यांग है उसकी पेंशन 1000-2000 प्रति माह करने का विचार रखते हैं आप? जी अनुमोदय, इसमें हमने कई तरह की सुविधाएं इनको देते हैं। उसमें पेंशन भी एक सुविधा है, उसमें दिव्यांगों के लिए हम रोजगार के लिए भी इनको लोन देने का काम करते हैं, पेंशन भी देते हैं, और फिर इनको कुछ अपने आस्था कार्ड का और इस तरह का प्रावधान भी रहता है। बार बार विषय आता है, कुछ हमने पिछली बार कुछ किया, और इसी तरह दिव्यांगों का जो संगठन राजस्थान में काम करता है उनके साथ बैठकर के कई विषयों के ऊपर हमारी बात हुई, समझौता हुआ, और उनके साथ बैठकर उन विषयों को भी हमने बढ़ाने का प्रयास किया। चाहे रेलवे स्टेशन पर बसों के पास के बढ़ाने की बात होगी, कुछ होगा, इनको भी बढ़ाने का प्रयास किया। इस विषय को लगातार जब भी बजट की उपलब्धता होगी, निश्चित रूप से उस विषय के ऊपर भी बजट की उपलब्धता होगी तो विभाग विचार करेगा। दूसरा प्रश्न श्री गोवर्धन प्रधान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूँगा कि दिव्यांगों के लिए जिस प्रकार से आप साइकिल देते हैं, क्या मोटराइज्ड साइकिल भी आप उनको देते हैं या कोई अनुदान देते हैं, तो या फिर भविष्य में कभी देने का विचार रखते हैं? इसके संबंध में कृपया बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगों के लिए 80% से अधिक जिनकी दिव्यांगता है, केंद्र सरकार के इस तरह के निर्देश हैं कि जिनकी 80% से अधिक की दिव्यांगता होती है, एलिम्को जो कंपनी है उसके माध्यम से उनको मोटराइज साइकिल देने की व्यवस्था है। एक दिक्कत हमें आई कि 80% की दिव्यांगता, लेकिन कम वैसे भी कई होते हैं जिनकी 40%, 50%, 60% होगी, और उसमें वो अपनी कोई भी साधन नहीं कर सकता है, अपना जीविकोपार्जन या अपना जो नियमित काम है वो नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने आग्रह किया, उनके निर्देश के बाद पंचायत राज विभाग ने इस बात का हमने उनको आग्रह भेजा है कि MLA लेड फंड और MP लेड फंड, इसमें इसको जोड़ दिया जाए तो संबंधित विधायक अपने क्षेत्र में जो दिव्यांगता है उनको भी एक अच्छी क्वालिटी की डंकी कंपनी की मोटराइज साइकिल वो दे सकें। उनका किया है, मेरी जानकारी में है कि अभी पंचायत राज मंत्री जी ने कल या परसों उनके यहाँ से फाइल निकल गई है, जैसे हमारे पास आएगी उसके आदेश में निकालेंगे, और संबंधित विधायक अपने क्षेत्र में इसके MLA लेड फंड से भी इसका अपनी तरफ से अनुदान दे करके करा सकते हैं। तीसरा पूरक प्रश्न श्री पब्बाराम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में बाप में जो जोधपुरी का हिस्सा है वहाँ पर विजय सिंह करके एक प्रज्ञाचक्षु है, और उसने जब ई मित्र से अप्लाई किया, ई मित्र वाले ने गलती से उसका 40% भर दिया, जबकि पूर्व में बना हुआ सर्टिफिकेट था वो 100% का था, क्योंकि वो टोटल पूरा प्रज्ञा चक्षु होने के कारण उसको दिव्यांगता 100% थी, परंतु उसको 40% का जब मिला, उसने माननीय मंत्री जी से भी आग्रह किया था, मुझसे भी आग्रह किया था, परंतु एडिट का ऑप्शन नहीं होने के कारण अभी तक उसके अंदर सुधार नहीं हुआ है। तो क्या उसके अंदर सुधार होकर के उस दिव्यांग को क्या न्याय मिलेगा, उसका 100% का मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? माननीय मंत्री महोदय। उन्होंने विधायक ने जो बात कही है, संभवतः विकास भाटी नाम के व्यक्ति हैं, शायद इनके क्षेत्र की है, मेरे पास भी उनका फ़ोन आया था, मैंने उनको कहा है कि अपना एक रिप्रेजेंटेशन दे दें। इस तरह की कोई एमोलॉजी हुई है तो मेडिकल बोर्ड को भी अपने दे दें, मेडिकल बोर्ड बैठा करके परीक्षण करा लेंगे, और वास्तव में उनकी 100% की दृष्टिबाधिता है तो उनको जैसा है उस तरह का सर्टिफिकेट उनको मिल जाए, इसको सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न श्री हनुमान बेनीवाल। प्रश्न संख्या 152, खंड 1, उर्वरकों के अग्रिम भंडारण के तहत राजफेड द्वारा गत 3 वर्षों में वर्षवार भंडारित किए गए DAP व यूरिया का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, दिसंबर 2015 से भारत सरकार द्वारा नीम कोटेड यूरिया का विनिर्माण व आयात करने के ही निर्देश जारी किए गए हैं,
परंतु पूर्व में भंडारित साधारण यूरिया के बेचने पर प्रतिबंधित नहीं है। जी हाँ, राजफेड द्वारा कृषि विभाग के निर्देशानुसार उर्वरकों के अग्रिम भंडारण की योजना के तहत भंडारित यूरिया का वितरण फसलों हेतु ही किया जाना अपेक्षित होने के कारण अधिशेष भंडारित साधारण यूरिया का विक्रय राजफेड / सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को किया जा रहा है। खंड 3, बजट घोषणा की अनुपालना में कृषि विभाग के निर्देशानुसार गत वर्षों के भंडारित उर्वरकों का निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु सहकारी समितियों को पहले राजफेड के पास गोदामों में भंडारित खाद का विक्रय करने के पश्चात ही इफ़को व अन्य संस्थाओं द्वारा भंडारित उर्वरक की बिक्री करने के निर्देश दिनांक 23/6/2017 को जारी किए गए थे। निजी दुकानदारों को नए यूरिया की बिक्री पर प्रतिबंध बाबत कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। खंड 4, यदि यूरिया को धूप व नमी रहित गोदामों में लंबी अवधि तक सुरक्षित भंडारित किया जाता है तो इसके रासायनिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षकों द्वारा भंडारित यूरिया के जिलेवार आहरित किए गए 19 नमूनों का विश्लेषण राजकीय अधिसूचित प्रयोगशालाओं में करवाया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 5, जी हाँ, कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षकों द्वारा भंडारित यूरिया के जिलेवार FCO 1985 के नियमानुसार आहरित किए गए 19 नमूनों का विश्लेषण राजकीय अधिसूचित प्रयोगशालाओं में कराया गया है, जो कि मानक पाए गए हैं। विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। सैंपल परीक्षण में यूरिया तय मापदंडों के अनुसार सही पाए जाने के कारण अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का औचित्य नहीं है। पुनः प्रश्न नंबर 1। अध्यक्ष महोदय, यूरिया की कालाबाजारी को लेके हम लगातार कई वर्षों से हमें पढ़ने को मिलता है, कई घोटाले भी यूरिया और DAP के राजस्थान के अंदर चर्चित घोटाले हुए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से सिर्फ 2-3 मेरे सवाल है इसके अंदर। मेरा पहला पूरक सवाल है, हर वर्ष रबी व खरीफ फसलों के खरीफ फसलों के समय समय पर रासायनिक उर्वरकों की कमी आती है, फिर क्या कारण रहे कि बफर स्टॉकिंग योजना में भंडारित उर्वरकों का निस्तारण नहीं किया गया? नंबर 1। साधारण यूरिया के उपयोग व निर्माण के क्रय में दिसंबर 2015 से ही भारत सरकार द्वारा रोक लगा दी गई और उसके बाद हर वर्ष खरीफ व रबी की फसलों में यूरिया की कमी रही है, फिर भी आज तक साधारण यूरिया का स्टॉक क्यों जमा रहा है? इसमें कौन कौन दोषी है? ये मेरा पहला पूरक सवाल है साहब। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो खाद का भंडारण है ये किस लिए किया जाता है? और मैं आपको बता दूं कि पहली बार भंडारण का यदि कोई व्यवस्था की गई है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद में 2007-8 में हमारी वर्तमान माननीय वसुंधरा राजे जी ने इसका प्रारंभ किया कि भंडारण किया जाना चाहिए खाद का भंडारण इसलिए आवश्यक है कि किसानों को सही समय पर खाद उपलब्ध हो, उचित उसकी दर पर उपलब्ध हो और गुणवत्तापूर्ण खाद उनको मिले। जो माननीय सदस्य ने बताया है कि इसकी कमी है, आप मुझे बता दीजिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बिल्कुल भी कमी नहीं है। पहले पुलिस के द्वारा वितरित किया गया, अभी आने के बाद में कहीं पर भी शिकायत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गत वर्ष को अगर हम देखें 2017-18 में और ये परिशिष्ट 1 को अगर आप देखें तो 1,49,512 मैट्रिक टन हमारे पास में यूरिया के भंडार थे और वर्तमान में मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको बताना चाहूँगा कि केवल 983 मैट्रिक टन यूरिया अभी पड़ा हुआ है और वो यूरिया है 326 मैट्रिक टन यूरिया तो पड़ा हुआ है भरतपुर में, ये 12 में अटरू में, और 657 मैट्रिक टन पड़ा है यूरिया भरतपुर में। और इसकी भी मांग हमारे पास में आ चुकी है और ये भी जल्दी से वितरण कर दिया जाएगा। और बिल्कुल नील है, जितना भी भंडारण हमने किया था उतना किसानों को KVSS के माध्यम से उनको वितरण कर दिया गया। मैंने मंत्री जी ये पूछा था कि यूरिया की कमी रही फिर भी आज तक साधारण यूरिया का स्टॉक क्यों जमा रहा, इसमें कौन कौन दोषी? एक तो मंत्री जी इसके अंदर पूरी जांच आप कराएं, आपने मेरे को लिख के दे दिया, इससे मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा क्योंकि आप मेरे जिले से आते हैं, इसलिए मैं आप पे ज़्यादा आरोप भी नहीं लगाना चाहता। आप सारी बातें जानते हो, आपका भला लिहाज कर रहे हो, लिहाज हो सकता है कि आपका भला हो गया लेकिन राजस्थान के किसानों का भला नहीं हुआ। एक तो मेरी ये मांग है कि आज तक साधारण यूरिया का स्टॉक क्यों जमा रहा और इसमें कौन कौन दोषी है? और अध्यक्ष मेरा सवाल तो पूछूं मैं, संयुक्त निदेशक, अब आप अगला
संयुक्त निदेशक कृषि आदान कांग्रेस टाइम होती है। सही लगा दे बगल और कृष्णा राम जी तो देवनानी जी पे 60-60 हजार रुपए लेने का आरोप लगा दिया था। देवनानी जी पी सही कौन ले यार साथ बड़े कोट स्वामी हाउस है यार। कृपया आपस में नहीं, आपने तो कहा था। बैठिए, आप सवाल पूछिए, बेनीवाल साहब सवाल पूछिए। अध्यक्ष महोदय, संयुक्त निदेशक कृषि आदान द्वारा दिनांक 13/6/17 को क्रम संख्या 2017-18/32-55-33 को जारी पत्र में नागौर सहित 3 अन्य जिलों में नए डीएपी की आपूर्ति नहीं करने बाबत आदेश जारी किए गए थे। ये कानूनी रूप से किन प्रावधानों के तहत किए गए थे? नंबर 1 और 1 मेरा अध्यक्ष महोदय इतना सही है कि आप प्राइवेट जो डीलर है इनको तो चाहे जितना यूरिया दे रहे हो और सहकारी समितियां आपकी आप उनका यूरिया समय समय पर कटौती करते रहते हो। जब आंदोलन होते हैं, मांग होती है, तब आप एक मिनट अध्यक्ष महोदय प्राइवेट को 1 मिनट अध्यक्ष महोदय यूरिया का ही तो मामला साहब किसानों जवाब दे रहे हैं। प्राइवेट एक बार देने दो। 1 मिनट अब एक साथ ही दे देना सर। एक बार बैठो, मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ। ऐसा है माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राजफेड केवल सहकारी समितियों को ही वितरण करता है। राजफेड कभी भी किसी प्राइवेट को या दुकानदार को खाद का वितरण नहीं करता है। और आप जो बता रहे हैं कि नागौर में कमी रही, मैं आपको बता सकता हूं, पूरी सूची उपलब्ध करा सकता हूं कि नागौर में कभी भी कमी नहीं रही है। और नागौर को अगर हम देखें माननीय अध्यक्ष जी, 2017-18 में हमारे पास में बफर स्टॉक था 7,332 मैट्रिक टन यूरिया का, और उसमें से केवल 17-18 में नागौर के अंदर वितरण हुआ 2,610, क्योंकि वहां पर उसकी मांग नहीं थी। और उसकी मांग नहीं होने से हमने अजमेर, पाली, जोधपुर, बीकानेर जिलों में उसको वितरण किया। डीएपी पे रोक क्यों लगाई? डीएपी का पूछा मैंने, डीएपी का पूछा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय पूरा प्रश्न श्री धीरज गुजर। अध्यक्ष महोदय यूरिया नहीं डीएपी का पूछा है नागौर जिले के अंदर। श्री धीरज गुजर आपने प्रश्न 13/6/17 को जी विराजिए। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, नहीं डीएपी का बताओ मंत्री जी। जवाब आ गया उनकी तरफ से। अध्यक्ष महोदय नहीं आज फेड की एमडी मंत्री जी का कहना नहीं मानती। धीरज गुजर आप मेरा जवाब तो दे रहे हो। उन्होंने जवाब मैंने पूछा कि डीएपी पे नागौर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, पूरे राजस्थान में किसी भी तरह से यूरिया और डीएपी की पहले भी कमी नहीं थी और वर्तमान में भी कमी नहीं रहेगी। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,75,000 मैट्रिक टन यूरिया का और 50,000 मैट्रिक टन डीएपी के भंडारण की हमको निर्देशित किया है। और कृषि विभाग के माध्यम से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे, कमी खाद की बिल्कुल कमी नहीं आने दी जाएगी। आप जांच करा लोगे सारे मामले की? बेनीवाल मंत्री जी बैठ जाइए। मैंने धीरज को पुकार लिया। पूरा प्रश्न नंबर 1। बैठ जाइए आप। ये नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 14-15 और 15-16 के अंदर भिलवाड़ा जिले समेत अजमेर संभाग के अंदर कई स्थानों पर डीएपी यूरिया खाद लेने के लिए किसानों को थाने के बाहर लाइन में लगना पड़ा है क्या? और आपकी अव्यवस्था के कारण अपनी भंडारण व्यवस्था को सुधार कर आप लोग किसानों को इस व्यवस्था से बचाने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार आने के बाद में खाद की कहीं भी किल्लत नहीं हुई है। और आप मेरी सुने तो सर बात, थाने के बाहर और मैं ये 14-15 और 15-16 में थाने के बाहर किसान लाइन में लगे हैं। मैं कह रहा हूं जब से सरकार आई है ना तो कमी पहले थी और ना वर्तमान में कमी है। 14-15-16 के अंदर हमारे पास में थाने के बाहर लाइन में लगे, आप तो टेबल कर देते हैं। 153 प्रश्न पूरा प्रश्न दूसरा क्वेश्चन है। माननीय अध्यक्ष जी, जो आप अभी अरे बैठ जाओ मंत्री, जाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे, मैं उनको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो खाद की किल्लत आपके समय आ रही थी उसको दूर ही हमारी मुख्यमंत्री जी ने किया, भंडारण की व्यवस्था के निर्देश दिए। कार्यकाल में 14-15, 15-16 में किसान थानों के बाहर लाइन में लगे खाद लेने के लिए। कितने किसानों पे आपने कराइए किसानों की आपने। नहीं बैठ जाओ। हबीबुर रहमान पर्सन संख्या 153 नंबर क्वेश्चन है मेरा। हाँ पीजी मंत्री जी जवाब। खंड 1 जी नहीं, नागौर में एयरपोर्ट निर्माण का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। नागौर में राजकीय हवाई पट्टी है। इस हवाई पट्टी के विस्तार
हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्माण लिया गया है। हवाई पट्टी विस्तार हेतु 90.30 बीघा भूमि के अधीन ग्रहण प्रक्रिया के तहत भूमि मुख्य पायलट अधिकारी निर्देशालय नागरिक विमान जयपुर और एवं जिला कलेक्टर नागौर द्वारा चिन्हित की गई है। भूमि आवंती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में भूमि अर्चन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा 4 एवं भूमि अर्चन नियम 2015 की धारा। जवाब आ गया आपका, प्रश्न का समाप्त किया गया। जवाब आ गया आपका, दे दिया उन्होंने जवाब। क्या अनुपस्थिति के लिए मैं कुछ निवेदन करना चाह रहा था अध्यक्ष। क्या साहब मैं अनुपस्थिति का वो कर दूं? मैं 1 मिनट में खत्म कर दूं। बोलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन ये कर रहा था कि भारत सरकार ने काला धन के खिलाफ व्यापक अभियान चला रखा है और काला धन का मुख्य स्रोत सट्टा भी है। आज पूरे राजस्थान के अंदर प्रतिपक्ष के नेता को लेकर सट्टे में 3 करोड़ रुपए लगाने को लेकर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि कोई न कोई षड्यंत्र इस प्रकार का हो रहा है। इनकी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इनको स्पष्टता कहनी चाहिए कि उनमें इनकी आवाज है कि नहीं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय 3 करोड़ का सट्टा और ये जीते हैं वो 20 लाख करोड़ का सट्टा। तो ईडी कल छापा मारेगा, ईडी कल इनके खिलाफ छापा मारेगा और फिर यह आएगा कि सत्ता पक्ष के लोगों ने छापा लगाया। इसलिए मैं चाहूंगा कि स्पष्ट कर दें। और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, दलितों के साथ जो इनका व्यवहार है, 4 दिन पहले संत फरासा महाराज में नोखा के अंदर दावा गांव में दलितों को खाना दिया, इन्होंने अलग पंगत लगा दी, स्वर्ण लोगों की अलग पंगत लगा दी, इनके पुतले फूके जा रहे हैं। मैं निवेदन करूं, इनके खिलाफ षड्यंत्र है, ये इनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। ये सदन के अंदर खड़े होकर इस अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका विरोध करना चाहते हैं नेता। ये अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, इन्हें संसदीय मर्यादाओं का ध्यान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे चिंता है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक संसदीय कार्य मंत्री होने के बावजूद आपके द्वारा संसदीय परंपरा को त्याग किया जा रहा है। अशोक साहब, ये कागज लेकर के लोगों को इनको स्पष्ट करना चाहिए। एक कागज दिखा के कभी नहीं कहा संसदीय मंत्री दारिया प्रकरण में जेल के लेकर आए, इसलिए इनको सजा दी जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष की खुद की आवाज है। मेरे पास में एक इनके रिश्तेदार ने, इनके मित्र ने वो वीडियो मुझे सुनाया खुद को। इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष की खुद की आवाज है और ये ना कर नहीं सकते। और यदि आसन आदेश दे तो मैं वीडियो सुना सकता हूं सबको। अध्यक्ष महोदय, आपको मेरे पास बिल्कुल वीडियो है। इनके रिश्तेदार ने मुझे वीडियो खुद को दिया है। अध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है? इनके रिश्तेदार ने, इनके इलाके के रिश्तेदार ने इनका बहुत गुस्सा करा है। उसने आज सवेरे मुझे टेलीफोन किया। मैंने उसे कहा कि ये हो नहीं सकता, मैंने विश्वास नहीं किया, तो उसने मुझे ऑडियो सुनाया। नेता प्रतिपक्ष की खुद की आवाज है। आप खुद सट्टा करते हो, बड़ा विचारणीय विषय है। आपको ऐसे सट्टा नहीं करना चाहिए। काला धन 3 करोड़ और कुछ नहीं, कैसे सट्टा में लगा सकते हैं नेता प्रतिपक्ष? जो हर विचार भी बाहर करो, सट्टेबाजों को बाहर करो, सट्टेबाजों को बाहर करो। अध्यक्ष महोदय, हर बात का जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, आप हाउस को ऑर्डर में लाइए, एक बात का जवाब देंगे। आप हाउस को ऑर्डर में लाइए। आप ना कर नहीं सकते, आपकी खुद की आवाज है और आपके अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष की आवाज है। सत्य आरोपों का एक का जवाब देंगे। हाउस कोर्ट में लाइए। अब तो बाहर गए हो और वीडियो मेरे पास है कि खास खेल रहे हैं। इसने मुझे ये दिया अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष से अत्यंत खास निकटतम व्यक्ति जिसने मुझे ये दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस
लाइए। अध्यक्ष महोदय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी और पार्टी के अरे मदन जी ये भार की जिम्मेदारी लगाते हैं कैसे हो गए आइए आप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी मदन जी अंदरूनी झगड़ा है आप आपस में सरकार से आप सावधान रहो। अध्यक्ष महोदय बातें मत करो। अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय है उजागर कर दो जमा करा दो बात खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय आधा घंटे वादों को बाहर करो। इसलिए माननीय अध्यक्ष, नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, सदन के प्रतिपक्ष भी नेता एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और उन पर जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं मैं समझता हूं कि हम सबको चिंता का विषय है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जो ऑडियो वायरल हुआ है और उसके साथ इन्होंने जिस तरह बिना नोटिस के कौन सी परंपरा के अंदर संसदीय सचिव मंत्री बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर ये परंपरा के संसदीय सचिव किस बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ संसदीय मंत्री होकर संसदीय परंपराओं को पार करने का काम कर रहे हैं। दारिया प्रकरण के अंदर जेल में जा चुके हैं, कोई अधिकार नहीं है कि मंत्री बनकर ये बैठे। जो दारिया प्रकरण के अंदर जेल यात्रा करके आ चुके हैं वो नेता प्रतिपक्ष लगा रहे आरोप बिना नोटिस के व्यक्तिगत आरोप सदन में कैसे लगा सकते हैं मंत्री? खुद संसदीय मंत्री होकर सदन के अंदर अध्यक्ष महोदय उपस्थिति की नेता अध्यक्ष महोदय एक मेरे निर्देश में दलितों के साथ में अत्याचार करने वाले लोकसभा के साथ में अलग से बिठा के उनकी परंपराओं को तोड़ने का काम के सदस्य की चली गई थी कि उसने शेयर बाजार के प्रश्न लगाए थे। एक लोकसभा के सदस्य की मेंबरशिप इसलिए चली गई थी अध्यक्ष महोदय, मैं वो भी सबूत लेकर के आया हूँ। एक लोकसभा के सदस्य की सदस्यता इसलिए निलंबित कर दी गई थी कि उसने शेयर बाजार से संबंधित प्रश्न लगाए थे। आज नेता प्रतिपक्ष ने और अध्यक्ष महोदय, यदि नेता प्रतिपक्ष ये कह दे कि मेरी आवाज नहीं है, आप सदन में बोल दो कि मेरी आवाज नहीं है। मैंने खुद ने आपका वीडियो देखा है, हाँ मेरे पास है, आपका खुद का वीडियो है। और अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि यहाँ सदन में सत्य बोलना है। नेता प्रतिपक्ष अपने मुंह से कह सकते हो क्या कि आपका वीडियो नहीं है? मैंने खुद ने देखा है आपका वीडियो, मैंने खुद ने देखा है, मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने वो लोगों का वीडियो, ऑडियो नहीं, वीडियो करा ली जाए। नेता प्रतिपक्ष का वीडियो नहीं हो तो उसकी जांच करा ली जाए। इस वीडियो की जांच कराना है अध्यक्ष महोदय, टेबल कर देंगे हम। ये आवाज इनकी है। ऑफिस में बैठे हो, दो लोग बैठे हो, आप दोनों के बीच में एक अलमारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस का कंट्रोल में करो। नेता प्रतिपक्ष आप खुद बोल रहे हैं और जिस व्यक्ति को बोल रहे हैं उसके बीच में अलमारी है, दूध का ऑफिस में बैठे बैठे बोल रहे हैं। 70 साल के आजादी के बाद भी अध्यक्ष महोदय दलितों को समानता
एक व्यक्ति सामने खड़ा है आपके और एक व्यक्ति के बीच में अलमारी है। आप खुद खड़े बैठे बैठे अलवर और अजमेर के बारे में और मानवगढ़ के बारे में इलेक्शन आपकी आवाज इलेक्शन के अंदर आपका चेहरा आपको पैसा जमा करा महोदय आवाज आपकी और नोटिस के अंदर जो वीडियो क्लिप निकाला वो अलमारी नजर जांच कराने की घोषणा की जाए अध्यक्ष महोदय घोषणा की जाए के साथ ऐसा क्यों हुआ उसकी भी जांच करानी चाहिए वीडियो ऑडियो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वीडियो की बात कर रहा हूं। और वीडियो में आप खुद हैं, आपके पास में एक व्यक्ति बैठा है और उसके जांच करानी चाहिए इसकी। दोनों जवाब नहीं सुनना चाहते, जवाब नहीं सुनना चाहते, आप नहीं करता। करोड़ों रुपए आप लगाए सदन में बोल और सट्टे खेले करो तुम और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अध्यक्ष महोदय जिसकी वीडियो जारी हो जाती है अध्यक्ष महोदय क्या संदेश देना चाहते हैं प्रदेश की जनता को? इस सदन के अंदर बैठे हुए लोग सट्टा बाजारी का काम करते हैं अध्यक्ष महोदय, उस वीडियो की जांच कराई जाए अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय कृपया शांत रहे, मुझे आज की कार्यवाही लेने दे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं दोनों पक्षों से, आप शांत रहिए। अनुपस्थिति के लिए अनुमति। अध्यक्ष महोदय मेरे पे एलिगेशन लगाया है, मैं इसका जवाब तो दूंगा। आप जवाब नहीं सुनना चाहते? आप क्या कहना चाहते हैं प्रतिपक्षी नेता? आप अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। अन्य अध्यक्ष महोदय मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक लोकसभा के सदस्य की सदस्यता इसलिए चली गई थी कि उसने शेयर बाजार के प्रश्न लगाए थे, इस कारण से उस लोकसभा के सदस्य की मेंबरशिप चली गई और ये भी रिकॉर्ड है। और माननीय नेता प्रतिपक्ष का तो वीडियो है, वीडियो ऑडियो नहीं, वीडियो है। मदन राठौर जी पहले कालेजन शराब की जांच कराओ, किरण माहेश्वरी की जांच कराओ, नारिया प्रकरण की जांच कराओ और संसदीय मंत्री जी आपको तो नारिया प्रकरण में आप जेल जाकर आ चुके हैं, आपको मंत्री पद में रहने का अधिकार नहीं है। और किस तरह से एक बात सुनो मंत्री जी, आपकी तैयारी है और आप अपने अध्यक्ष महोदय गंभीर विषय की जांच करानी चाहिए। निवेदन कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर जो सट्टेबाजों को बाहर करो, पूरी जांच करानी चाहिए। सट्टेबाजों को बाहर करो। कैसे जांच कर अध्यक्ष महोदय सदन के सदस्य पर उड़ाने वाले को बाहर निकालो।
लोकसभा के सदस्य की सदस्यता निलंबित हो सकती है। हमारा पूरा नेता आदर है प्रतिपक्ष ये मुंह से कह दे कि मेरा वीडियो नहीं है, इनका सम्मान करते हैं। है आपका वीडियो, मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे पास है और आपका वीडियो है। आप बैठे बैठे बोल रहे हैं, आपके पास में एक व्यक्ति बैठा है, एक सामने वाला व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है, आपके और उस व्यक्ति के बीच में एक अलमारी है, पीछे एक तस्वीर लगी है, आप खुद बोल रहे हैं, आपके मुखारविंद से निकले हुए शब्द हैं, आप ऐसे कैसे ना कर सकते हैं? लोगों के पास भी है, मुझे दिखाने वाले लोग भी आपको देख रही है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं कोई मेरे व्यक्ति का खेल मत करो। जवाब देना चाह रहा हूँ। जांच करो। सुनना ही नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते आप। जांच कराने की हम नहीं कह रहे। किताब कहाँ गई? तुम वाली किताब कहाँ गई? मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं है, व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हो। आपकी आवाज नहीं है। मैं मैं 0 आवर को स्किप करता हूँ, 2 बजे वापस जो है सदन जुटेगा, तब तक के लिए स्थगित करता हूँ। उस समय केवल कार्यवाही चालू होगी सदन की 2 बजे तक के लिए। माननीय अध्यक्ष, नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आप सदन चलाने देना चाहते हैं कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल चलाए अध्यक्ष महोदय, हम सदन चलाने के लिए दोनों पक्ष मिलकर कोई रास्ता निकाले। नहीं, चलाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 279 की तरफ 289 की तरफ दिलाना चाहता हूँ। जवाब देना चाह रहा हूँ। व्यक्तिगत आरोप लगा है मेरे पे, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। कौन मना करता है? पहले मेरी बात सुने माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा व्यवस्था मेरे पे व्यक्तिगत आरोप लगाया है, प्रायोरिटी मेरी हो गई। जवाब देना चाह रहा हूँ माननीय प्रायोरिटी मेरी हो गई। क्यों नहीं? व्यवस्था का प्रश्न वरीयता के अंदर पहले लिया जाता है। क्या व्यवस्था? व्यवस्था का प्रश्न वरीयता में पहले लिया जाता है। मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, आप जवाब बात को तो सुने अध्यक्ष महोदय। व्यवस्था का प्रश्न लगाया है, पहला व्यवस्था का प्रश्न अध्यक्ष की अनुमति से बोल सकते हैं। स्रोत प्रकट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर जवाब हुआ अथवा वाद विवाद के दौरान कोई मंत्री किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा राय को प्रकट करना चाहेगा, नेता प्रतिपक्ष रिकॉर्ड में आरोप लगाया है। मैं जवाब देना चाह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। नहीं सुनना चाह रहे हैं? नहीं सुनिए अध्यक्ष महोदय। देखिए आगे आप के नेता का जवाब सुनिए। पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, जवाब संसदीय कार्य मंत्री ने बिना नोटिस दिए जो व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं। क्यों नहीं सुनना चाह रहे? संसदीय कार्य मंत्री ने बिना नोटिस के जो व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, व्यवस्था का प्रश्न है। पहले नेता प्रतिपक्ष व्यवस्था का प्रश्न सुना जाएगा। व्यवस्था का प्रश्न हमेशा पहले होता है। व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न हमेशा पहले होता है। जानना चाहते हो? सारे खड़े हो जाओ। मेरा व्यवस्था का प्रश्न अपने गृह में झांक के देखो। तुमने 4 साल तक राजस्थान की जनता को लूट व्यवस्था का प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, जिसके अंतर्गत सुनना चाह रहे नेता प्रतिपक्ष खड़ा हो रहा है तो व्यवस्था का प्रश्न को उनकी बात सुननी चाहिए। आपकी जवाब सुनने का मादा नहीं है आप में। आप जवाब नहीं सुनना चाह रहे। वीडियो ऑडियो को सदन की मेज पर रखना चाहते हैं।
माननी पड़ेगी उस वीडियो ऑडियो को मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। आप जवाब नहीं सुनना चाह रहे। इन ऑर्डर नहीं है, कोई प्रक्रिया चालू नहीं हो सकती, कोई बहस चालू नहीं हो सकती। हाउस को ऑर्डर लाने में कोशिश की, अध्यक्ष महोदय नहीं आ रहा। अतः मैं सदन की बैठक सोमवार दिनांक 19 फरवरी 2018 के प्रातः 11 बजे तक के लिए